डीमन स्लेयर्स के वर्ल्ड में स्वॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें से भी निचीरियन स्वॉर्ड्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन माना जाता है। लेकिन डीमन स्लेयर्स के वर्ल्ड में सभी लोग तो स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। जैसे तेंजन तो बड़े बड़े दो क्लेव का इस्तेमाल करता है, तो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा फेल्स और एक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा होता है। इसलिए आज हम डीमन स्लेयर्स की 15 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इसमें हासिरा और डीमन सभी के वेपन्स को रखा गया है। बाकी मांगा के स्पॉइलर से बच के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला हमारा 15वें नंबर पर है जोई डीमन का कराकुस उचिवा। कराकू हानतेंजू का एक इमोशन होता है जो मेपल लीफ के जैसा एक वेपन का इस्तेमाल करता है। कराकू अपने वेपन का इस्तेमाल करके इतनी खतरनाक तरीके से विंड को जनरेट करता है कि उसके सामने के सभी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। और इसके साथ ही एनिमे में हम देख पाते हैं कि कराकू के ब्लो की वजह से इतनी पावरफुल विंड बनती है कि तांजीरो, नेजुको और गेन्या सब एक दूसरे से काफी दूर फेंका जाते हैं। अब इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कराकू को वेपन्स की एक मेजर ड्रॉबैक ये होती है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई भी। इवन तो इसका वेपन तांजेंजू के फ्लेश से बना होता है, फिर भी इसका मतलब साफ है कि अगर किसी और ने इसके वेपन को ले लिया तो कराकू प्रॉब्लम में पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 14 पर है हानतेंजू का एक और फॉर्म आइजेत्सु का जुमांजू यारी। आइजेत्सु हानतेंजू का एक दुखद वाला फॉर्म होता है, लेकिन हानतेंजू के बाकी सभी डीमन फॉर्म से हटकर ये एक अलग ही तरीके का वेपन इस्तेमाल करता है। एनिमे में हम देख पाते हैं कि आइजेत्सु बड़ा सा भाला जैसा कुछ इस्तेमाल करता है और जिसे कि जापानीज में ट्रेडिशनल स्पेयर कहा जाता है। आइजेत्सु अपने वेपन को जनरेट करता है जो कि उसके ब्लड डीमन आर्ट और उसके फ्लैश के कॉन्जुगेशन से बनता है। आइजेत्सु अपने जुमांजी को बहुत लंबा खींच पाता है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को अपने से दूर रख पाता है। चलो अब बहुत हो गई इसकी बात। अब नेक्स्ट है हिनासोरी का लार्ज क्रॉसबो। अब हिनासोरी भले ही तेंजन की तरह उतनी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन वो एक काफी ट्रेंड शिनोबु जरूर होती है जो कि अपने आप से तो बेटर में काफी अच्छा खासा फाइट कर सकती है। हिनासोरी की वेपन एक बड़ा सा क्रॉसबो की तरह होता है जिसमें कि एक ऐसे धारीदार तीर निकलते हैं जिसे जापानीज में कुनाई कहा जाता है। इन कुनाई की खास बात ये होती है कि इनमें विस्तीरिया पॉइजन भी भरे हो सकते हैं, यानी कि अगर गलती से भी किसी भी को लग गया ना तो भैया उसका खेल तो खत्म समझो। हाँ, फाइट के दौरान वो इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई थी क्योंकि उसमें तेंजन भी गितारो के साथ था ना, वरना ये भी काफी कमाल कर सकती है। लेकिन भैया ये तो सिर्फ 13वां वेपन है, इसके आगे वाले वेपन्स तो आपका दिमाग ही उड़ा देंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 12th वेपन की ओर जो कि है गेन्या का डबल बैरेट शॉटगन। अब गेन्या बाकी सभी की तरह स्वॉर्ड या किसी भी स्पेशल तरीके का वेपन का इस्तेमाल तो नहीं कर पाता है, बल्कि उसकी जगह गेन्या बैरेट शॉटगन का इस्तेमाल करता है। और मजे की बात तो ये है कि उसने जो बुलेट भरा होता है वो सेम मटेरियल का बना होता है जो निचीरियन शॉट्स को बनाने में लगता है। अब इससे होता ये है कि अगर एक बार किसी डीमंस को इससे गोली लग जाती है तब उसका वो हिस्सा रीजनरेट नहीं कर पाता है। अब स्पॉइलर से बच के क्योंकि हम मांगा में जाने वाले हैं। मांगा में हमें आगे देखने को मिलेगा कि जब कुकुशिबु के साथ लड़ाई में गेन्या उसके टूटे हुए कदाना को निगल लेता है जो कि बेसिकली कुकुशिबु का एक फ्लेश होता है, तब गेन्या का गन बदल कर एक नया ही पावरफुल स्टेट ले लेता है और जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कि वो कुकुशिबु तक को इंजर्ड करने में सफल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कुकुशिबु के हाथों मारा जाता है। खैर बहुत हो गई गेन्या की बात, बढ़ते अपने अगले वेपन की तरफ जो कि है शिनेबु का स्टिंगर निचीरियन कताना। हैंडल से लेकर हिल्ट तक शिनेबु का वेपन देखने में तो बाकी अदर निचीरियन कताना की तरह लगता है, लेकिन शिनेबु की कताना की टॉप ब्लेड बाकी नॉर्मल कताना जैसा नहीं होता है, बल्कि उसमें आपको रॉड जैसा शेप और नेडल जैसा शेप दिखाई देगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि शिनेबु बाकी सभी डीमन स्लेयर्स की तरह ताकतवर नहीं होती है क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होती है जो कि डीमंस के हेड को स्लाइस करने के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए अपनी शिनेबु स्ट्रेंथ को छोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपने मेडिकल नॉलेज और एजिलिटी से काफी अलग अलग तरह के पॉइजन को अपने स्वॉर्ड में इंजेक्ट कर पाती है और अपने ओपोनेंट को ऐसे डिफीट करती है। तो ये काफी कमाल का आइडिया है जो कि शिनेबु अपने मेडिकल नॉलेज से इसे इस्तेमाल करती है। बढ़ते हैं नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पर है जुहाकु 3 का ड्रम और ड्रैगन। जुहाकु 3 के बारे में मुझे आपको शायद ज्यादा बताने की जरूरत ना हो, बट ये हानतेंजू का सेकेंड लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है। एनिमे में हम देख पाते हैं कि जुहाकु 3 अपने डबल ब्लेड ड्रैगर का इस्तेमाल करके अपने बैक पर स्ट्राइक करता है जिससे कि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को अनलीश कर पाता है। इसकी वेपन की खास बात ये होती है कि वो अपने आसपास के प्लांट को इस्तेमाल करके उनके उड़ से किसी भी तरीके के शेप को बना पाता है और फिर वो सभी प्लांट जैसे जीवित हो जाते हैं और इससे वो अपने अपोनेंट के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर पाता है। एनिमे में हम देख पाते हैं कि तांजीरो, मिसूरी, नेजुको और गेन्या के फाइट में जुहाकु 3 इसी वेपन का इस्तेमाल करता है और काफी मुसीबत पैदा करता है। और तांजीरो ने जब हानतेंजू के रियल बॉडी को खत्म किया था तब जाके ये खत्म होता है, वरना कोई इसे हरा नहीं पाता। खैर जो भी हो, लेकिन ये मारा जाता है। अब बहुत हो गई इसकी बात, बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ जो
कि है तांजीरो का ब्लैक निचीरियन कताना। हाँ मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सुनो फिर उसके बाद बोलना। तांजीरो ने जब सबसे पहली बार कताना का इस्तेमाल किया था तब वो सिंपल स्टैंडर्ड निचीरियन कताना होता है जो कि सिर्फ एक ही ब्रीदिंग स्टाइल को कर पाता है, जो कि वाटर ब्रीदिंग स्टाइल होता है। लेकिन जब उसका ब्लेड ब्लैक में बदल जाता है तब वो वाटर और सन ब्रीदिंग दोनों का इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन तांजीरो की पावर इतनी ज्यादा होती थी कि वो अपने ब्लेड को ही तोड़ देता है, मतलब तोड़ नहीं देता है बल्कि फाइट के दौरान टूट जाती थी। फिर हाँ, जिसके लिए हागनाजुका उसकी अच्छे से पिटाई भी करते थे। लेकिन इसी की वजह से उसे काफी अलग अलग तरह के स्वाड भी मिलते हैं और जब वो स्वार्डस्मिथ विलेज में जाता है तब वो अपने स्टैंडर्ड कताना को छोड़कर यूरिची के जीरो टाइप डॉल को पाता है, जिसमें कि वो एक अलग ही कताना को पाता है और उसका इस्तेमाल करता है और जिससे कि वो और पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ काफी सारे फैंस ये मानते हैं कि यूरिची का ये असल स्वाड होता है। खैर जो भी हो, अब तो आगे एनिमे आएगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैंने मांगा पढ़ा है तो मुझे पता है, लेकिन आपको स्पॉइल नहीं दूंगा। खैर इसी के साथ नंबर 8 पर आता है इनोस्की का डुअल स्टैटेड निचीरियन कताना। वैसे तो इनोस्की को भी एक नॉर्मल सा निचीरियन स्वाड ही मिला था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आया था और उसने अपने कताना में पीट कर होल बना दिया। भाई मतलब कोई डर ही नहीं है, सामने ही बनाने वाला देख रहा है और ये उसमें होल कर दिया। वो तो भला हो तांजीरो का जो उन्हें पकड़ा था, वरना फिर क्या ही होता तुम्हें पता ही है। खैर बात करें इनोस्की की कताना की तो इनोस्की का कताना काफी अलग और काफी देखने में कूल लगता है, जो कि बाकी सभी कताना से काफी अलग होता है। इनोस्की इसका इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को स्लाइस कर पाता है। अब बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन की तरफ और इसी के साथ अगले नंबर पर आता है साकिदो का खाकरा। या मैं आपको एक क्विक फैक्ट बता दूं कि खाकरा शब्द को संस्कृत से लिया गया है और जो कि कुछ इस तरह का वेपन होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो। बात करें अगर एनिमे की तो साकिदो अपने फ्लैश का इस्तेमाल करके इसे बना पाता है और एक नहीं बल्कि वो चाहे तो ऐसे मल्टीपल खाकरा को बना सकता है। खाकरा के पावर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि साकिदो इसका इस्तेमाल करके इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है कि वो किसी को भी पैरालाइज्ड, शॉक्ड और यहाँ तक मौत के घाट भी उतार सकता है। सीजन 3 के दौरान आपने एनिमे में देखा ही होगा कि तांजीरो बाकी सभी को तो कैसे करके संभाल लेता था, लेकिन इसकी पावर की वजह से वो हमेशा मात खा जाता था। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी नाकीमे का बीवा इससे एक कदम आगे है। और इसी के साथ नंबर 6 पर आती है नाकीमे का बीवा। एनिमे में जितना भी अभी तक दिखाया गया है उसमें नाकीमे की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो स्पॉइलर अलर्ट अगर आप मांगा नहीं पढ़े हैं। बीवा एक ऐसा वेपन है जो शायद आपको पहली बार में वेपन ही ना लगे। अगर आप उसके वेपन को ध्यान से देखोगे तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ज्यादा लगता है। लेकिन नाकीमे अपने बीवा को एज ए चैनल रूट की तरह इस्तेमाल करके अपने ब्लड डीमन आर्ट से इन्फिनिटी कैसल तक को सक्रिय कर पाती है। और जो इन्फिनिटी कैसल हम देखते नहीं है, अरे जहाँ सभी अपर मून असेंबल हुए हमें दिखाई देते हैं, वो नाकीमे के द्वारा ही बनाया गया होता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान हम देख पाते हैं कि नाकीमे अपने इन्फिनिटी कैसल का इस्तेमाल करके सिर्फ एक्स्ट्रा डायमेंशनल कैसल को ही क्रिएट नहीं करती है, बल्कि इसके साथ ही वो कैसल को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल भी कर सकती है। इसकी पावर इतनी कमाल की होती है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसल में सिर्फ रखे कैसल में मौजूद पिलर्स को मूव करके किसी को भी जैसे चाहे वैसे क्रश कर सकती है। इसके साथ ही वो बैठे बैठे वहीं से कैसल के बाहर भी पोर्टल क्रिएट कर सकती है और वहीं से अपने टारगेट पर नजर भी रख सकती है। मांगा में हम देख पाते हैं कि इन्फिनिटी कैसल के दौरान जब सानेमी उबिया सीकी को देखने आता है तब उसे एक डीमन आई मिलती है जो उस पर नजर रख रही होती है। दरअसल वो नाकीमे की ही ब्लड डीमन आर्ट होता है जो कैसल में बैठकर कंट्रोल कर रही होती है। तो आप समझ सकते हो कि मुजान नाकीमे को क्यों इतना पसंद करता है, इसका यही कारण है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 पर आता है तेंजन का डुअल निचीरियन क्लेवर। तेंजन का स्वाड अपने आप में ये काफी यूनिक स्वाड होता है क्योंकि वो स्वाड कम और नक्स चक्स ज्यादा लगता है। इनफैक्ट तेंजन की तरह उसके ब्लेड भी काफी फ्लैशी होते हैं। इसके साथ ही तेंजन का स्वाड इतने बड़े और भारी होते हैं कि वो सीट में भी फिट नहीं होते हैं और इसीलिए तेंजन अपने ब्लेड को पीछे ऐसे बांध कर ले जाता है। तेंजन का ब्लेड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके ब्लो के सामने कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन ग्यूतारो के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है क्योंकि वो इसके ब्लो के सामने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाता है बल्कि तेंजन को काटे की टक्कर भी देता है। तेंजन एक साउंड ब्रीदिंग हाशिरा होता है तो उसका लार्ज साइज ब्लेड उसके लिए सही होता है। अब चौथे नंबर पर आता है ग्यूतारो का फ्लैश कामा। अब देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट जितने भी डीमंस होते हैं वो अपने फ्लैश या ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके अपने वेपन्स को बनाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्यूतारो के केस में ये चीज काफी कॉमन हो जाती है। वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके एक तरीके का वेपन बनाता है जिसको कामा कहा जाता है, जो बेसिकली एक तरीके का सीक्वल होता है जो ग्यूतारो इस्तेमाल करता है। ग्यूतारो के इस वेपन की खास बात ये होती है कि वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में ही काफी बेटर होता है। स्पेशली वो उसे अपने टेलीकिनेसिस से भी मूव कर
कर पाता है। खैर बात करें अगले वेपन की तो तीसरे नंबर पर जो वेपन है वो है अबुनाई का ट्विस्टेड निचिरियन कताना। अब अबुनाई के बारे में तो आपको पता ही होगा, कौन नहीं जानता। इन्हें सर्पेंट ब्रीदिंग हाशिरा के भी नाम से जाना जाता है। अबुनाई अपने टेक्निक से अपने वेपन को एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में चलाता है जिसे स्नेक के पैटर्न में बनते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए अमेजिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक अमेजिंग तरीके का वेपन भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको मॉडिफाइड निचिरियन स्वॉर्ड भी बोला जाता है। इसके साथ ही अगर आप अबुनाई के स्वॉर्ड को ध्यान से देखा होगा तब वो आपको बिल्कुल एक स्नेक के जिगजैग शेप जैसा लगा होगा। साथ ही अबुनाई के पास खुद की स्पेशल टेक्निक होती है जिसे फाइट के दौरान वो अनलीश करता है, तो इसका ये कताना काफी यूनिक और काफी कूल भी मुझे लगा। खैर बहुत होगी अबुनाई की बात करते हैं अगली वेपन की, तो वो है मिस्सूरी का निचिरियन व्हिप कताना। अब बाकी से भी हाशिरा की तरह मिस्सूरी भी कताना का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी कताना इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि वो बिल्कुल एक व्हिप की तरह मूव कर सकती है, जो कि मिस्सूरी को एक रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करती है। मिस्सूरी की बॉडी स्ट्रेंथ इतनी कमाल की होती है कि व्हिप लाइक कताना उसके लिए काफी बेस्ट होता है। अब क्योंकि ब्रीदिंग परफॉर्म करती है इसलिए ये कताना उसके लिए काफी बेस्ट माना जाता है। मिस्सूरी की कताना की एक खास बात ये होती है कि मिस्सूरी के अलावा अभी तक उसके वेपन को कोई भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर कोई इसके वेपन को गलती से ले भी लेता है तब पर भी वो इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब ये है इस लिस्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। तो नंबर 1 पर है नन अदर देन ग्योमी का निचिरियन स्पाइक्ड फेस और एक्स। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादातर हाशिरा निचिरियन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ग्योमी निचिरियन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह वो फेस और एक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बड़े ब्लेड की भारी भरकम चेन से जुड़ा होता है। यहाँ पे एक फन फैक्ट कि ग्योमी का वेपन असल जिंदगी के एक जापानीज वेपन कुसारीगामा नाम के एक वेपन से मिलती है, या फिर आप कह सकते हो कि उससे इंस्पायर्ड है। अब बात करें अगर ग्योमी के वेपन की, तो ग्योमी का वेपन भी बाकी अदर हाशिरा के वेपन की तरह ही सेम मटेरियल से मिलकर बनाया गया होता है, यानी कि जिस मटेरियल का इस्तेमाल करके निचिरियन स्वॉर्ड्स को बनाया गया होता है उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके फेस और एक्स को भी बनाया गया होता है। और ये इतना टफ होता है कि कुकुसीबे भी इसे काट नहीं पाता है। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको इसके पावर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसके पावर के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि बाकी से भी हाशिरा की तरह ग्योमी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। आपका सोचना जायज है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में पहली बार क्वेश्चन तो जरूर आया था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तो मुझे इसका जवाब मिला जो कि काफी शॉकिंग है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ग्योमी ब्लाइंड होता है और वो निचिरियन स्वॉर्ड्स को अच्छे से नहीं चला पाता है, और इसीलिए फेस और एक्स में लगे चेन से उसको आवाज सुनाई देती है और उससे उसको पता चलता है कि कहाँ अटैक करना है। तो ये थी 15 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डिफरेंस वेपन्स जो कि डीमन सेल्स में मौजूद होते हैं। और भी काफी सारे वेपन्स है, आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूँ। अगली वीडियो ब्रिज पर होने वाली है, तो दिल थाम के वेट करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। आप लोग करते नहीं हो, फिर मैं आपके लिए कैसे अमेजिंग कंटेंट बना पाऊंगा, तो सपोर्ट करो प्लीज। चलो बहुत मांग लिया भीख। अगर आपको जेजेके की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो, जिसमें मैंने 22 बेस्ट कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।